तो दोस्तों, सूडान में इस वक्त इतनी ज्यादा कत्लो गारत हो रही है, लेकिन मुस्लिम जगत के खलीफाओं से लेकर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका महासचिव तक चुप है। आखिर ऐसा क्यों? अभी तक गाजा में जब जंग चल रही थी तो ये ईसाई बनाम मुस्लिम चल रही थी, जिसमें मुस्लिम जगत के खलीफाओं से लेके संयुक्त राष्ट्र अमेरिका महासचिव तक इंटरेस्ट ले रहा था और तरह तरह के बयान निकल के सामने आ रहे थे। इस वक्त सूडान के अंदर ऐसी भयंकर जंग चल रही है कि गाजा तक से ज्यादा भयंकर नरसंहार और कत्ले आम हो रहा है, लेकिन फिर भी दुनिया खामोश है। दोस्तों, सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में सूडान की राजधानी खार्तूम में कुछ खून के धब्बे नजर आए, जिसके बाद मॉनिटरिंग की गई और जांच की गई तो पता लगा कि खून के धब्बे इतने ज्यादा बड़े हैं कि बेपनाह नरसंहार किया गया है। लिहाजा इस बात की जब जानकारी जुटाई गई तो पता लगा कि पिछले कई दिनों और कई महीने से यहाँ पर कत्ले आम चल रहा है, और ऐसा भयंकर कत्ले आम चल रहा है गाजा से अगर ज्यादा नहीं है तो वो कम भी नहीं है। फिलहाल ऐसे कत्ले आम पर पूरी दुनिया चुप क्यों है? इसका मेन कारण हो सकता है कि दोनों ही पक्ष मुस्लिम लड़ रहे हैं। यहाँ पे शिया सुन्नी वाली भी बात नहीं है, क्योंकि दोनों ही पक्ष सुन्नी है। SAF यानी के जनरल अब्देल फतेह बुरहान की फौज लड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरा जनरल लड़ रहा है जिसमें RAF है, यानी के मोहम्मद हमदानी दागलो। इनकी RAF यानी के रैबिट सपोर्ट फोर्स लड़ रही है। फिलहाल इन दोनों में टकराव क्यों हुआ, आपको बता दूं कि जनरल अब्देल फतेह जो कि SAF के चीफ हैं, वहीं आपको बता दूं कि जनरल मोहम्मद हमदानी दागलो जो कि RAF रैबिट सपोर्ट फोर्स के चीफ हैं। फिलहाल अब से तकरीबन 30-35 साल पहले एक फौज के जनरल हुआ करते थे जिनका नाम है मोहम्मद उमर अल बशीर। अब से 35 साल पहले फौज के कमांडर हुआ करते थे, जिन्होंने सत्ता गिरा दी थी और जनाब जो राष्ट्रपति बना, जो मुखिया बना बैठा था, उसकी सत्ता को गिराया था और खुद सत्ता पे काबिज होके बैठ गए थे। लेकिन आपको बता दूं कि इस टाइम तो हुकूमत है जनरल अब्देल फतेह बुरहान की, लेकिन अब से 35 साल पहले इनकी जगह एक जनरल हुआ करते थे जिनका नाम है मोहम्मद उमर अल बशीर। मोहम्मद उमर अल बशीर ने सत्ता में बैठे सत्ताधारी की सत्ता गिरा दी थी और खुद काबिज होकर बैठ गए थे सत्ता के बादशाह बन के, और फिर इनकी जगह जनरल बने थे जनरल अब्देल फतेह और जनरल मोहम्मद हमदानी दागलो। ये दोनों जनरल बन गए थे, जबकि मोहम्मद उमर अल बशीर ये सत्ता के एकदम क्या कहते हैं राजा बन के बैठ गए थे। फिलहाल होता यह है कि जनरल मोहम्मद अल बशीर जब सत्ता के बादशाह बने तो इन्हें भी यही खटका लगा रहता था, कहीं इनके जनरल भी इनकी सत्ता को ना गिरा दें और खुद बादशाह ना बन जाएं। लेकिन 30 साल बाद सेम वैसा ही हुआ। साल 2018 में जनरल अब्देल फतेह और जनरल मोहम्मद हमदानी दागलो ने सत्ता गिरा दी और साल 2018 में ये खुद बादशाह बन गए। लेकिन इन दोनों के बीच टकराव हुआ साल 2023 में सत्ता साझा करने को लेकर। लिहाजा जो SAF है इसके मुखिया हैं जनरल अब्देल फतेह, लेकिन वहीं जो RSF है रैबिट सपोर्ट फोर्स, इसके जनरल हैं जनरल मोहम्मद हमदानी दागलो। फिलहाल इन दोनों के बीच जब टकराव होता है साल 2023 अप्रैल माह में, जब सत्ता साझा करने को लेके बातचीत होती है और सत्ता साझा का समझौता टूट जाता है, उसके बाद SAF और RAF के बीच गोलियों की तड़तड़ाहट होती है और जनाब खार्तूम में कई बेगुनाह मारे जाते हैं। और फिर RAF रैबिट सपोर्ट फोर्स इतनी खतरनाक तरीके से बिगड़ती है, इतना खतरनाक रुख इख्तियार करती है कि जनाब पब्लिक पे गोलियां चलाती है, आग लगा देती है, पब्लिक की टांग पे टांग रख के चीर देती है अपनी दहशत और जनाब खौफ बनाने के लिए। फिलहाल वहीं पे से जंग चलने लगती है। दोस्तों, जो जनरल अब्देल फतेह हैं
इन्हें ईरान, मिस्र, तुर्की जो है सपोर्ट करता है। वहीं आपको बता दूं, जो RAF है यानी कि मोहम्मद हमदानी दागलो की, इसे सपोर्ट करता है अमेरिका, UAE, अरब देश और इजराइल। फिलहाल अभी तक तो RAF को सपोर्ट करने वाला खुल के चेहरा सामने आ रहा है UAE यानी के दुबई। लेकिन इसके पीछे मेरा दावा है आज खुले नाम चाहे कल खुले, इजराइल जरूर है। दुबई की क्या औकात है कि वो सूडान में जाके दखलंदाजी कर ले और SAF के खिलाफ यानी कि ईरान को चुनौती देते हुए वह RAF की सपोर्ट कर दे। दुबई की कोई औकात नहीं है। इसके पीछे कहीं ना कहीं इजराइल जरूर छुपा हुआ है। आज खुले नाम चाहे कल खुले, लेकिन मैं पक्का दावा भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये मेरा दिमाग कह रहा, मेरी मानसिकता कह रही है कि इसके पीछे इजराइल है। आखिर इजराइल क्यों है, इसकी भी वजह बता दूं आपको। रेड सी जो है, इसमें से व्यापार होता है इजराइल का, और जनाब इसे आर्थिक मदद बहुत मिलती है। इसी रास्ते के चलते इजराइल को हथियार भी फराहम करता है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मन। लेकिन दोस्तों, रेड सी पे कंट्रोल है यमन का और यमन के हूतियों का। दोस्तों, यमन के हूतियों को रोकने के लिए सूडान पे अगर अपनी पक्ष की सत्ता बैठाल देता है इजराइल, तो आराम से वो रेड सी में अपना व्यापार कर सकता है। आपको बता दें कि सूडान के पड़ोसी देश हैं जुबूतिया और इरिट्रिया और वहीं सोमालिया। दोस्तों, ये सब पड़ोसी देश हैं, लेकिन यहाँ विदेशी ताकतों की कोई ज्यादा दखलंदाजी नहीं है। रूस का एक महज अड्डा है। फिलहाल आपको बता दें कि सूडान के पड़ोसी देश जुबूती, इरिट्रिया और जनाब सोमालिया में कुछ अमेरिकी दखल भी है और कुछ अमेरिका के भी छोटे छोटे अड्डे मौजूद हैं। लेकिन ईरान के लिए सूडान हमेशा ही अहम रहा है और ईरान की जरूरत बना रहा है। क्योंकि आपको बता दूं कि ईरान जब भी यमन के हूतियों को हथियार भेजता है, ड्रोन भेजे चाहे मिसाइलें भेजे, पहले वो सूडान जाती हैं टुकड़ों में, और सूडान के अंदर मौजूद कंपनियां उन्हें बना के हथियारों को तैयार करती हैं, मिसाइल ड्रोन को, और फिर वो सीधे रेड सी समुद्री रास्ते पहुंच जाते हैं यमन हूतियों के पास, और वहीं से हूती जो हैं फिर इजराइल को टारगेट करते हैं। फिलहाल अगर सूडान के अंदर इजराइल अपनी पक्ष की सरकार बैठाल देता है, यानी कि मोहम्मद हमदानी दागलो रैबिट सपोर्ट फोर्स की सरकार आ जाती है, तो यह इजराइल के पक्ष की सरकार होगी। तो जनाब फिर ईरान के हथियार ना तो सूडान जाएंगे, ना ही सूडान की कंपनियां इन्हें बना के तैयार करेगी ड्रोन और मिसाइल को, और ना ही ये यमन के हूतियों तक पहुंच पाएंगे, जिससे कि यमन के हूती सीधे सीधे इजराइल पे आग बन के टूट पाए। फिलहाल एक दूसरा मकसद और भी है इजराइल का, वो ये है कि जनाब रेड सी के रास्ते उस तक हथियार अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन पहुंचाते हैं और आर्थिक मदद भी मिलती है। दोस्तों, आपको बता दें कि 1915 में जो ईरान के तेहरान में एक बनी हुई है यूनिवर्सिटी, इसका नाम है अल मुस्तफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। इसका कयाम किया था 1915 में जो ईरान के पहले सुप्रीम टेंडेंट लीडर थे, जिनका नाम है अयातुल्ला खोमैनी। अयातुल्ला खोमैनी ने 1915 में अल मुस्तफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का कयाम किया था, और इसकी जो ब्रांचें थीं वो 30 अफ्रीकन देशों में खुली हुई थी। फिलहाल अफ्रीकन देशों में जो ब्रांचें खुली थीं उसमें सूडान भी शामिल था, और सूडान के 5000 जो लड़के थे पढ़ने वाले, वो जुड़े हुए थे इसी अल मुस्तफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से, जिसमें से 3000 तो अफ्रीकन देशों में ही रहा करते थे, सूडान में ही रहते थे, और जनाब 2000 तेहरान यानी के ईरान में रहा करते थे। फिलहाल आपको बता दें कि सन 2000 की शुरुआत में जो सुप्रीम टेंडेंट लीडर थे अयातुल्ला खोमैनी, उन्होंने शिया कल्चर को फैलाने की कोशिश की थी सूडान में, और शिया मस्जिदें बनवाई थी, और जनाब शिया जो इंस्टीट्यूट सेंटर थे वो खुलवाए थे, शिया कल्चर सेंटर खुलवाए थे। लेकिन साल 2014 में सूडान के अंदर इसका विरोध हुआ, जिसके बाद ईरान को अपनी इस पहल को रोकना पड़ गया था। आपको बता दूं कि साल 2023 में
हालात उस वक्त बिगड़ गए जब साल 2018 में मोहम्मद उमर अल बशीर की सरकार को गिराकर दो कमांडर यानी के जनरल अब्देल फतेह और जनरल मोहम्मद हमदानी दागलो ने सत्ता पे कब्जा किया था। साल 2018 में उमर अल बशीर की सरकार को गिरा के, लेकिन साल 2023 में सत्ता साझा करने को लेकर इन दोनों में टकराव हुआ, यानी कि SAF और RAF के बीच टकराव हुआ और सत्ता साझा करने को लेकर समझौता टूटा, जिसके बाद सूडान की राजधानी खार्तूम में एकदम गोलियों की गड़गड़ाहट हुई और जनाब कई बेगुनाह मारे गए और फिर ये जंग ऐसी भयानक रूप ले गई कि पूरे के पूरे सूडान में कत्ले आम मच गया। लेकिन मेरा दिमाग कहता है, मेरी मानसिकता कहती है, कहीं हद तक रैबिट सपोर्ट फोर्स को इजराइल का समर्थन हासिल है, अमेरिका का समर्थन हासिल है, जिससे कि मोहम्मद जनरल अब्देल फतेह की सरकार को गिराया जा सके और जनाब मोहम्मद हमदानी दागलो की सरकार को सत्ता में लाया जा सके, जिससे कि इजराइल के हथियारों के जहाज भी रेड सी से आसानी से गुजरे और यमन के हूतियों तक पहुंचने वाली मिसाइल और ड्रोनों की सप्लाई भी रुक जाए। इसी मकसद से इजराइल ने रैबिट सपोर्ट फोर्स को समर्थन किया होगा, जिसके बाद रैबिट सपोर्ट फोर्स ने इजराइल और अमेरिका का समर्थन पाते ही SAF के खिलाफ जंग छेड़ दी और उसने सत्ता पे काबिज होना शुरू कर दिया। अगर RAF की सरकार आती है तो वहां पर इजराइल को जो है काफी सहूलियतें मिलेंगी। एक तो ये कि ईरान के हथियार एकदम नहीं पहुंच पाएंगे यमन तक, क्योंकि ईरान के ड्रोन मिसाइल पहले सूडान जाते हैं और सूडान की कंपनियां फिर इनके पुर्जों को जोड़ देती हैं और फिर मिसाइल और ड्रोन को तैयार करके यमन के हूतियों को पहुंचा देती हैं समुद्री रास्ते। लेकिन अब अगर रैबिट सपोर्ट फोर्स यानी कि मोहम्मद हमदानी दागलो की सरकार आती है तो ये इजराइल के समर्थन की सरकार होगी और ये सब कुछ रुक जाएगा। ईरान के लिए सूडान इसलिए भी अहम है कि सूडान के समुद्री तट जो हैं उनकी सीधी समुद्री रास्ता जाती है सऊदी अरब तक, यानी कि सऊदी अरब तक को टारगेट पे ईरान ले सकता है। इसीलिए सूडान ईरान के लिए हमेशा ही अहम रहा है। लेकिन अब देखना है कि सत्ता के दो गलियारे आपस में भिड़ रहे हैं और दोनों ही सुन्नी हैं। फिलहाल देखना है कि अब सत्ता में काबिज रहेंगे जनरल अब्देल फतेह या फिर इनकी सत्ता का तख्ता पलट करके बैठ जाएंगे सत्ता पे काबिज होकर कौन, मोहम्मद हमदानी दागलो। देखना है आगे क्या होता है। लेकिन मेरा दिमाग यही कहता है कि RAF के पीछे इजराइल और अमेरिका का समर्थन है। फिलहाल अब सच्चाई जो भी निकले, लेकिन मेरी मानसिकता यही कहती है।